ये सवेज नहर किस किस सागर को जोड़ती है, कंप्लीट डिटेल आज इस वीडियो के अंदर आप देखिए, अंत तक इस वीडियो को देखते रहें। और इसके लास्ट में हम आपसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछेंगे, आपने उसका कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। सवेज नहर मार्ग, सवेज कैनाल रूट, सवेज नहर है मिस्र, ये जो मिस्र है, मिस्र में है सवेज नहर, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और उसको इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट, मिस्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, इजिप्ट कहा जाता है, ये याद रख लेना है। कई बार इंग्लिश का शब्द हिंदी में भी लिख देते हैं इजिप्ट, तो आपने वहाँ ध्यान रखना है कि इजिप्ट का मतलब क्या है, मिस्र है इजिप्ट, मिस्र को इजिप्ट कहते हैं इंग्लिश में अफ्रीका तथा एशिया को मिलाने वाली जल संधि को काट करके बनाया गया मानवकृत जल मार्ग है। मानवकृत यानी कि मानव ने बनाया है, ये कृत्रिम जल मार्ग है। जो नहर होती हैं वो सभी कृत्रिम होती हैं, आपने ध्यान रखना है, जबकि जो नदियां होती हैं वो प्राकृतिक होती हैं। और ये जल संधि क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, जो जल को जल से जोड़ती है, जल को जल से जोड़ दे वो जल संधि होती है। और सतल संधि क्या होती है, जो सतल को सतल से जोड़ती है वो सतल संधि कहलाती है। तो जल को जल से जोड़ने का मतलब यहाँ पर क्या है, दो जलों को जोड़ती है, एक जल जोड़ता है, एक तो है हमारा जल है भूमध्य सागर और दूसरी तरफ है लाल सागर, यानी कि लाल सागर, ये लाल सागर है और ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, उन दोनों के बीच में जो सतल भाग है उस सतल भाग को हमने काट करके कृत्रिम मानवकृत जलमार्ग बना लिया है और उन दोनों को जो सागरों को जोड़ देती है ये सवेज नहर, यानी कि भूमध्य सागर और लाल सागर को ये सवेज नहर जोड़ देती है। आपने ध्यान रखना है बच्चों। अब देखिए, हाँ देखिए आगे, यह नहर भूमध्य सागर पर स्थित पोर्ट सैयद, यानी कि जो भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर के ऊपर जो बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट सैयद। पोर्ट होता है बंदरगाह, पोर्ट होता है बच्चों बंदरगाह, यानी कि भूमध्य सागर के ऊपर जो बंदरगाह है उसका नाम भी पूछ लेता है, तो आपने बता देना है कि भूमध्य सागर के ऊपर जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है सवेज नहर का, जो एक स्थान है जहाँ से अपन जलयानों को वहाँ पर लाया जाता है, तो उसका नाम है पोर्ट सैयद। यानी कि भूमध्य सागर पर स्थित पोर्ट सैयद को लाल सागर के ऊपर, देखिए ये भूमध्य सागर है और ये लाल सागर है। लाल सागर पर क्या है, लाल सागर पर जो अपना जो पोर्ट है उसका नाम है पोर्ट सवेज, यानी कि लाल सागर के ऊपर पोर्ट सवेज है और भूमध्य सागर के ऊपर पोर्ट सैयद है। ये आपने बिल्कुल याद रख लेना है कि जो सवेज नहर है उस सवेज नहर पर जो बंदरगाह हैं वो बंदरगाहों के नाम पूछ लेता है, तो किस किस बंदरगाह को सवेज नहर जोड़ती है। तो एक तरफ जो उत्तर में जो पोर्ट सैयद है वो भूमध्य सागर के ऊपर स्थित है, जबकि दक्षिण में जो लाल सागर है वहाँ पर पोर्ट सवेज स्थित है। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ये बोर्ड की परीक्षा में काफ़ी आता है, तो आपने इस चीज़ को ज़रूर याद रख लेना है कि पोर्ट सैयद और पोर्ट सवेज जो बंदरगाह हैं वो अपनी सवेज नहर के दोनों किनारों के ऊपर स्थित हैं। इस नहर का निर्माण 1859 में फ्रांसीसी इंजीनियर, यानी कि जो नहर बनाने का जो श्रेय है वो श्रेय किसको जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा इंजीनियर था जिसने इस नहर को बनाना, इसका मॉडल बनाया, इसका जो मानचित्र है, इसका मैप वगैरह, इसका डिजाइन जो तैयार किया था, उस इंजीनियर का नाम पूछ लेता तो आपने बता देना है कि वो इंजीनियर थे फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनैंड डी लेसेपस। लेसेपस भी बोल सकते हो, लेपेलस भी बोल सकते हो। ये फर्दिनैंड डी लेसेपस ये फ्रांस के इंजीनियर थे जिन्होंने इस मॉडल बनाया था। इसका निर्माण का जो श्रेय जाता है, जो इसका इंजीनियर था जिसने इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी, वो फ्रांस के इंजीनियर थे। और ये पूरे 10 साल में नहर बन करके तैयार हो गई थी। इसका निर्माण जो शुरू हुआ तो 1859 में इसका निर्माण प्रारंभ किया गया था और यह बन करके तैयार हो गई थी 1869 में ये बन करके तैयार हो गई थी। ये आपने बिल्कुल याद रख लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बार प्रश्न आता है। और आपकी जो बड़ी सीजीएल की परीक्षा है, आप कहीं बड़ी लेवल की परीक्षाएं देते हो, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन खूब आता है कि जो सवेज नहर है उसका निर्माण कब हुआ। तो आपने याद रख लेना है कि सवेज नहर का जो निर्माण है वो 1869 में हुआ था। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है कि सवेज नहर का निर्माण कब हुआ, 1869 में हुआ
था। जिस प्रकार के पनामा नहर, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि पनामा नहर को बनने में 10 वर्ष लग गए थे, उसी प्रकार सवेज नहर को बनने में भी 10 वर्ष लग गए थे। आपने बिल्कुल याद रख लेना है कि जो सवेज नहर थी उसका निर्माण 1859 में शुरू किया गया था और 1869 में ये बन करके तैयार हो गई थी। ये बिल्कुल आपने बच्चों नोट कर लेना अपनी कॉपी में। अब देखिए ये कहता है कि ये सवेज नहर 1869 में बन करके तैयार हो गई थी बच्चों। हाँ, ये क्वेश्चन भी एक अच्छा बनता है कि 1956 के बाद, यानी कि 1956 के बाद इस नहर पर मिस्र का अधिकार था। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कि मिस्र के अधीन ये नहर कब आई थी। तो 1956 में, 1956 के बाद ये जो नहर है, ये 1956 के बाद इस नहर के ऊपर अधिकार हो गया था मिस्र का, यानी कि इजिप्ट का अधिकार 1956 के बाद इसके ऊपर हो गया था। ये आपने बिल्कुल याद रख लेना है, ध्यान रखना है कब हो गया था मिस्र का अधिकार, 1956 में। आपने बच्चों याद रख लेना है, ये बिल्कुल इजी प्रश्न है। कि देखिए मैंने 3 इसमें डेट आई हैं कि सवेज नहर का निर्माण कब शुरू किया गया था, तो आपने बता देना है बच्चों 1859 में इसका निर्माण शुरू किया गया था और 1869 में ये नहर बन करके तैयार हो गई थी। इसमें तीसरी जो सन का जो जिक्र आता है वो है 1956, यानी कि 1956 के बाद ये जो नहर है वो मिस्र के अधिकार में आ गई थी। ये आपने याद रख लेना, यहाँ से ये प्रश्न आपका बनता है। यह नहर है, ये कहता है, आगे कहता है कि यह जो नहर है, हाँ यह नहर 173 किलोमीटर लंबी है। ये बात भी आपने नोट कर लेनी है कि ये जो नहर की लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है। इसकी जो लंबाई है, इस नहर की लंबाई 173 किलोमीटर है। ये बिल्कुल आपने नोट कर लेनी है अपनी कॉपी में कि जो सवेज नहर है, इस सवेज नहर की लंबाई यदि पूछ लेता है आपकी परीक्षा में तो आपने बता देना है कि सवेज नहर की लंबाई 173 किलोमीटर है, 173 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यदि ऑप्शन में आता है तो कई बुक इसको 168 किलोमीटर इसकी लंबाई बताते हैं, तो वो भी ठीक है। 173 पहले जिसकी लंबाई 168 किलोमीटर थी, अब इसको कुछ और बढ़ा दिया गया है थोड़ा सा, तो आज इसकी लंबाई 173 किलोमीटर है। ऑप्शन में यदि आता है तो वो आपको काफ़ी डिफरेंस देगा। ऑप्शन में 173 देने के बाद वो 185 या 190 देगा किलोमीटर लंबाई, फिर उसके बाद 200 किलोमीटर दे देगा, इधर 150 किलोमीटर देता है। तो इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन देंगे, उसमें काफ़ी डिफरेंस आपको मिलेगा। तो आपने 173 या 168 जो ऑप्शन आएगा उसको आपने निशान लगा देना है। ये बच्चों आपने ध्यान रखना है, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल याद रख लेनी है ये बातें कि जो सवेज नहर है उसकी लंबाई 173 किलोमीटर है। इसकी औसत जो गहराई है, इसकी जो गहराई है यानी कि ये खोदी गई है जो नहर, नीचे हमने मशीनों से इसको खोदा गया है, तो इसकी जो गहराई है वो 16.15 मीटर। ये एक्यूरेसी है बिल्कुल। ये काफ़ी बुकों में मैंने अध्ययन किया है सवेज नहर का, उन बुकों में देखा है कि इसकी जो गहराई दी गई है वो 16.15 मीटर ही है इसकी गहराई। और इसकी चौड़ाई बिल्कुल ईजी है। इसकी जो चौड़ाई है वो अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर है। ये जो 365 है ये आपको याद हो जाएगा क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं एक साल में, तो ये आपको इजी हो जाएगा याद करने में कि इस नहर की जो लंबाई है वो 173 किलोमीटर है, जबकि इसकी जो गहराई है वो 16.15 मीटर है, जबकि इसकी औसत चौड़ाई है वो 365 मीटर है। ये आपने बच्चों अपनी कॉपी में नोट कर लेनी है, याद रखना है इसको, ये आ सकता है आपकी परीक्षा में। आगे कहता है कि सवेज नहर पश्चिम में, यानी कि सवेज नहर है वो पश्चिम में नील घाटी के, यानी कि नील नदी, एक नील नदी का एक जिक्र आया है। आपको बता देता हूँ कि जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये आपने याद रख लेना है कि प्रश्न आता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चों, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो आपकी नील नदी है। ये आपने याद रख लेना है। इसके पश्चिम में नील नदी लगती है। ये जो सवेज नहर है इसके पश्चिम में नील नदी का क्षेत्र लगता है और नील नदी इसका जो इलाका है वो इसके पश्चिम में पड़ता है। पूर्व में सिनाई प्रायद्वीप है। ये जो पूर्व में इसके पूर्वी साइड को लगता है वो वहाँ पर एक सिनाई प्रायद्वीप है। और जो प्रायद्वीप होता है वो ऐसा स्थान, ऐसा भूखंड होता है जो 3 तरफ से सागर से या जल से घिरा हुआ जो प्रदेश होता है, स्थल होता है, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। ये आपने नोट कर लेना है कि ऐसा भूखंड, ऐसा स्थल भाग जो 3 तरफ से
जल से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं? तो बच्चों उसको कहते हैं प्रायद्वीप। उसको क्या कहेंगे बच्चों? प्रायद्वीप कहते हैं। ये आपने नोट कर लेना है कि प्रायद्वीप की यदि परिभाषा पूछ लेता है कोई तो आपने बता देना है कि तीन तरफ से जो वो भूखंड है जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। और ये जो चित्र है 8.13 में इसको दिखाया गया है। मैं आपको ये चित्र दिखा देता हूँ पहले बच्चों। ये जो चित्र है हमारा सिनाई द्वीप का, प्रायद्वीप का, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है आपको जो मानचित्र जो दिखा रखा है हमने, इसमें देखिए आप ये जो सवेज नहर का ये हमारे देखिए ये लाल सागर है, ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है, ये ऊपर वाला भूमध्य सागर है, नीचे वाला लाल सागर है। और उर्ली तरफ जो उर्ली साइड का जो मिस्र है यहाँ पर क्या है? नील नदी का क्षेत्र लगता है। और जो प्रायद्वीप इसने बताया था सिनाई प्रायद्वीप वो ये है, ये एशिया साइड को लगता है, ये सिनाई प्रायद्वीप है। तो मैंने आपको मानचित्र में दिखाया ये सिनाई प्रायद्वीप है, ये नील नदी का क्षेत्र है और ये लाल सागर है, ये नीचे वाला लाल सागर है, जबकि ये कौन सा है? ये भूमध्य सागर है। ये आपने नोट कर लेनी है अपनी कॉपी में, अच्छी प्रकार से इसको ध्यान रखना है। अब देखिए इसको फिर अपन वहीं चलते हैं अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए हाँ, ये कहता है कि सिनाई प्रायद्वीप को अलग करती है। मैंने आपको मानचित्र के ऊपर सिनाई प्रायद्वीप आपको दिखा दिया है। इस नहर के मार्ग में कुछ खारे पानी की दलदली झीलें हैं। ये जो नहर हमने बनाई गई है सवेज नहर, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए बनाई है, इसमें कुछ दलदली झीलें हैं। वहाँ उन झीलों में 3 झीलें हैं, ये भी याद रख लेना है। जो झीलें हैं कितनी हैं इस सवेज नहर के बीच बीच में आती हैं झीलें, और वो खारे पानी की झीलें हैं, ये भी आपने याद कर लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है कि सवेज नहर के बीच में कितनी झीलें आती हैं। तो कुल 3 झीलें आती हैं और वो जो तीनों झीलें हैं वो खारे पानी की झीलें हैं। और उसमें पहली जो झील है मजाला, एक झील का नाम है जो सीक्वेंस में इसको बताता है कि जो उत्तर में है उसका नाम मजाला है, और जो उसके बीच में है उसको तिमसा झील है, और जो नीचे है उसको लिटिल विटल झील कहते हैं। ये 3 झीलें हैं। ये देखिए फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये 3 झीलें देखिए एक बार। ये 3 झीलें हैं हमारी उसमें सवेज नहर में। पहले वाली झील जो उत्तर में है उसको मंजाला झील कहते हैं, और बीच में है वो तिमसा झील है, जबकि दक्षिण में वो है लिटिल विटल झील है। तो कुल मिलाकर के 3 झीलें भी लगती हैं सवेज के मार्ग में। सवेज नहर के जब खोदी गई थी तो उसके वहाँ पर 3 झीलें भी वहाँ स्थित हैं। ऊपर वाली जो झील है उसको मंजाला झील कहते हैं, बीच वाली झील को तिमसा झील कहते हैं, और उससे नीचे वाली झील को लिटिल विटल झील कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, नोट कर लेना अपनी कॉपी में। फिर ये कहता है अपने को, कहता है कि उत्तर में से दक्षिण की ओर इस नहर के कई पतन बने हुए हैं। देखिए जो नहर है इसके साथ साथ में छोटे छोटे नौकाओं को हम वहाँ पर ठहराने के लिए छोटे छोटे पतन बनाए गए हैं, बंदरगाह भी बनाए गए हैं। इसके उत्तरी छोर पर तो मैंने बता दिया, उत्तर में तो मैंने आपको बताया था कि भूमध्य सागर के ऊपर पोर्ट सैयद है, और जो लाल सागर है वहाँ पर पोर्ट सवेज एक बंदरगाह। मुख्य बंदरगाहें 2 बंदरगाह हैं, लेकिन इसके दोनों तरफ छोटी छोटी बंदरगाहें और भी हैं, पतन हैं, जहां पर नौकाओं को भी माल लादा जाता है, माल को उतारने के लिए व्यवस्था की गई है। ऐसी कुछ बंदरगाहें हैं। देखिए क्या है, सवेज के मध्य में इस्माइला, सवेज जो नहर है उसके मध्य में क्या है? इस्माइला है। देख लिए, मैं इस्माइला में आपको यहाँ दिखा देता हूँ बच्चों। इस्माइला देखिए, ये है इस्माइला, ये सवेज नहर के बीच में ये इस्माइला है, आपको दिखाई दे रही है, ये इसके बीच में पड़ती है इस्माइला। और देखिए ये आपको, और मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बच्चों कि ये, हाँ देखिए ये नील नदी का डेल्टा है, ये ऊपर ये नील नदी का ये डेल्टा है, यहाँ नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। और ये पोर्ट सैयद है जो भूमध्य सागर के तट के ऊपर, यानी कि एक बंदरगाह है जो उत्तर में है ये सवेज नहर के। ये सवेज नहर देखिए आप, ये सवेज नहर है। और इस प्रकार नीचे चलेंगे आप इसको, नीचे जो लाल सागर है उसमें मैं आपको बंदरगाह दिखा देता हूँ। पोर्ट सवेज जो बंदरगाह है वो कहाँ है? वो लाल सागर में पड़ती
गुजरती है। ये लाल सागर देखिए, ये लाल सागर है ये, और ये पोर्ट सवेज ये लाल सागर में स्थित है। इस प्रकार ये हमारी जो बंदरगाह का हमने मानचित्र देखा। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ बच्चों कि ये जो देखिए हमारी जो पूरी सवेज नहर है, इस सवेज नहर के साथ साथ एक रेलवे लाइन भी गुजरती है। ये रेलवे लाइन है, इसके साथ साथ ये क्या है, ये रेलवे लाइन है। इसके साथ साथ सवेज नहर के साथ साथ क्या है बच्चों, रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन इसके साथ साथ गुजरती है। ये देखिए डार्क डार्क दिखा रखी है, ये क्या है, ये रेलवे लाइन है। ये रेलवे लाइन है, इसके बिल्कुल नहर के पैरेलल। कई बार आपने देखा होगा गाँव में, इधर उधर शहर में कहीं जाते हैं तो कोई नहर होती है, वो नहर के साथ साथ एक, या सड़क के साथ साथ एक रेलवे लाइन भी बिछा दी जाती है और उसको बिछाने में आसानी रहती है। तो इसके साथ साथ एक रेलवे लाइन भी बिछाई गई है। ये बच्चों आप ये भी आपने बच्चों ध्यान रखना है। अब सवेज नहर का जो महत्व है वो देख लेते हैं। वास्तव में सवेज नहर, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि सवेज नहर के बढ़ने से जो यूरोपियन जो देश हैं, एशियाई देश हैं, उन देशों को काफ़ी महत्व, काफ़ी लाभ, काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है। ये जो पश्चिमी यूरोपियन जो देश थे वो पहले आशा अंतरिक्ष मार्ग का यूज करते थे, जो अफ्रीका के दक्षिण में भयानक जो मार्ग था, उस अफ्रीका के दक्षिण से आशा अंतरिक्ष मार्ग का यूज करते थे और उस मार्ग से उनको काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। और अब सवेज नहर के बन जाने से क्या है, उनको काफ़ी लाभ हुआ है। एक तो समय बच गया उनका, और एक उनका जो पैसा है वो भी बचा है। देख लेते हैं इसके क्या क्या महत्व है। देखिए बच्चों, सवेज नहर का महत्व। सवेज नहर का निर्माण मानव की उद्यम अक्षमता का प्रकृति के ऊपर विजय अनूठा उदाहरण है। आपने ज्योग्राफी में एक दो विचारधारा आपने पढ़ी थी, एक निश्चयवादी विचारधारा, एक संभववादी विचारधारा। तो ये जो सवेज नहर है ये संभववादी विचारधारा, यानी कि जो फ्रांस के जो विचारधारक थे, विडाल डी ला ब्लास, एल फेवरे, जीन ब्रून्स, उनकी विचारधारा थी कि हमने प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, और वो संभववादी विचारधारा थी। और उसका एक अनूठा उदाहरण ये प्रस्तुत करती है सवेज नहर बच्चों। हाँ, कहता है कि इस मार्ग के खुल जाने से, ये जो मार्ग बना है, इस मार्ग के खुल जाने से यूरोप के देशों को, पूर्वी अफ्रीका के देशों को, एशिया के देशों को, ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक छोटा मार्ग बन गया है। मैं आपको मानचित्र के ऊपर ले चलता हूं बच्चों। जो मानचित्र के ऊपर हम देखेंगे कि कैसे छोटा मार्ग बन गया है। देखिए आप, ये हमारा सवेज मार्ग, सवेज नहर का ये मार्ग है। ये देखिए बच्चों आप, ये सवेज नहर देखिए, ये हमारा भारत है, ये श्रीलंका है। और पहले हमने मान लीजिए ब्रिटेन जाना होता तो हम इस मार्ग का यूज करते थे। और ये जो मार्ग है बड़ा भयानक मार्ग था, इसका नाम है आशा अंतरिक्ष मार्ग। ये प्रश्न भी आपने नोट कर लेना है, याद रखना है कि सवेज नहर के बनने से पहले हम किस मार्ग का यूज करते थे। यूरोप में पहुंचने के लिए, ब्रिटेन में पहुंचने के लिए, अमेरिका में पहुंचने के लिए तो हम आशा अंतरिक्ष मार्ग का यूज करते थे। ये आपने नोट कर लेना है। ये आशा अंतरिक्ष जो मार्ग था ये बड़ा भयानक मार्ग था, क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक पहुंच जाता है। हमारे जलयान वहाँ बर्फ़ की चट्टानें हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप वहाँ नज़दीक लगता है, और वो अंटार्कटिका महाद्वीप के नज़दीक होने के कारण, वो दक्षिणी ध्रुव पर होने के कारण वहाँ चट्टानें हैं, बर्फ़ की चट्टानें हैं, जिससे दुर्घटना घटने का भय रहता था। तो ये मैंने दिखाया। अब हम सवेज मार्ग का यूज करते हैं। ये सवेज मार्ग है बच्चों। अब हम यहाँ से, जैसे अपनी मुंबई है, अपन मुंबई को अपन यदि ब्रिटेन में हमने जाना है, लंदन जाना है, तो हम इस मार्ग का यूज करेंगे। ऐसे हम लंदन चले जाएंगे। और पहले हम बच्चों यहाँ से जाते थे, जो काफ़ी लंबा पड़ता था। आज भारत यानी कि मुंबई और लंदन के बीच में सवेज नहर के बन जाने से लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। ये आपने याद रख लेना है, नोट कर लेना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मुंबई और ब्रिटेन के बीच में सवेज नहर के बन जाने से कितने किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। 7000 किलोमीटर की बच्चों दूरी कम हो गई है। इसकी ये कुछ महत्व हैं, मैं आपको और इसके महत्व बताता हूँ बच्चों। देखिए, हाँ, कहता है कि सवेज नहर के बन जाने से, देखिए बच्चों, हाँ, ये कहता है इस मार्ग के खुल जाने से यूरोप और यूरोपीय देशों को, पूर्वी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न मार्ग छोटा हो गया है। काफ़ी छोटा, मैंने आपको बताया कि पहले आशा अंतरिक्ष मार्ग का यूज करते थे।
इससे यात्रा में लगने वाले समय तथा पैसे की बचत हुई है। पहले जहाज़ों को अफ्रीका के दक्षिण में लंबा चक्कर काटना पड़ता था। ये प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो लंबा चक्कर काटना पड़ता था, ये क्यों काटना पड़ता था? कि सवेज नहर नहीं थी, जिस कारण से हमने ये चक्कर काटना पड़ता था। और वो चक्कर काटकर किस मार्ग का यूज करते थे? आशा अंतरिप मार्ग का यूज किया जाता था। ये प्रश्न भी बहुत ही धाकड़ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सवेज नहर के बनने से पहले, यानी कि सवेज नहर जब नहीं बनी थी उससे पहले हम यूरोपियन देशों पर जाने के लिए, पहुंचने के लिए किस मार्ग का यूज करते थे? तो उस मार्ग का नाम है आशा अंतरिप मार्ग का यूज किया जाता था। बच्चों ये आपने नोट कर लेना है, ध्यान रखना है कि आशा अंतरिप मार्ग जो है वो पूरे अफ्रीका को चीर करके दक्षिण में, अफ्रीका का जो दक्षिणी भाग है वहां से हम गुजरना पड़ता था, जो काफी लंबा था। लेकिन अब भूमध्य सागर के रास्ते से, अब कहता है अपने को कि लेकिन अब भूमध्य सागर के में से नहर, सवेज नहर बनने के कारण और लाल सागर के मिलने से के कारण अब अरब सागर के छोटे मार्ग से जल्दी पहुंचा जा सकता है। ये इसका एक अच्छा लाभ है। इसने बताया कि इसका एक फ़ायदा क्या हो गया कि जो मार्ग था वो काफ़ी छोटा हो गया है सवेज नहर के द्वारा यूरोपियन देशों को पहुंचने के लिए। इसने बता भी दिया अपने को, उदाहरण भी दिया इसने, ये उदाहरण भी देता है। देखिए इसने उदाहरण दिया है कि आशा अंतरिप्त मार्ग की तुलना में सवेज मार्ग से लंदन और मुंबई के बीच में मैंने आपको 7000 बताई थी। इस बुक में इसने लिखा है 9600 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। बहुत ही जबरदस्त बात बता दी इसने अपने को कि मुंबई और लंदन, यदि आप मुंबई, आप नेवी में लग गए और आपको जलियान का यूज करना है और आपने लंदन जाना है मुंबई से, तो आप सवेज मार्ग का यूज कीजिए। आपकी 9600 किलोमीटर की जो दूरी है वो बचत हो जाएगी, कम उसको तय करना पड़ेगा। तो ये एक अपनों को फायदा हो गया है। और जो एनसीईआरटी की 10वीं की जो बुक है उसमें 7000 किलोमीटर लिख रखा है बच्चों। वो मैं एनसीईआरटी की जो 10वीं की बुक आप देख लेना कि उसमें लिखा है कि मुंबई और लंदन के बीच सवेज नहर के बन जाने से कितने किलोमीटर की दूरी कम हुई है। तो उसमें 7000 किलोमीटर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 9600 किलोमीटर दे रखा है, तो हमने 9600 याद रख लेना है, ये आपने ध्यान रखना है। हाँ, उसके बाद अपने को बताता है कि 96, इसके बाद बताता तथा न्यूयॉर्क और अदन के बीच में 10,720 किलोमीटर की दूरी कम हुई है, कि ये फायदा इसको भी है। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूयॉर्क अमेरिका का एक जबरदस्त शहर है और उस न्यूयॉर्क और अदन के बीच में भी दूरी कम हुई है। सवेज नहर के बनने से 10,720 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। इसमें से एक दिन में इसमें अधिक से अधिक 24 जहाज आ सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखना है कि सवेज नहर में रोजाना कितने जलयान गुजरते हैं? 24 जलयान गुजरते हैं। कितने गुजरते हैं बच्चों? 24। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। बिल्कुल याद हो जाएगा कि सवेज नहर में 24 जलयान रोजाना गुजरते हैं। कितने गुजरते हैं बच्चों? 24 जलयान रोजाना गुजरते हैं। अब देखिए आगे आप इसका सेकंड जो दूसरा लाभ बताता है अपने को, कहता है कि जो सवेज नहर है उसका एक फ़ायदा और बता देता है अपने को। कहता है कि इस नहर के बनने से यूरोपियन देशों को, विशेष रूप से ब्रिटेन को बहुत लाभ हुआ है। इस मार्ग के द्वारा ब्रिटेन अपने सुदूर पूर्व स्थित उपनिवेश देशों को सस्ता कच्चा माल, वहाँ से सस्ता कच्चा माल मंगा करके और निर्मित वस्तु माल उसको बेच देता है। और जिस कारण से इस सवेज नहर को ब्रिटेन की स्नायु नाड़ी कहते हैं। किसकी स्नायु नाड़ी? ब्रिटेन की स्नायु नाड़ी कहते हैं। और नील नदी को मिस्र की स्नायु नाड़ी कहते हैं। आपने ये जो पूरी वीडियो देखी इसके लिए आपका धन्यवाद। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने उसका कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। क्या देना है जवाब? वो आपने सोच करके अच्छी प्रकार से उसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन है कि सवेज नहर का निर्माण कब हुआ? सवेज नहर का निर्माण
कब हुआ? ये आपने कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।